वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 2 वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में। और इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और अगर ये चैप्टर आप सभी को अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके बताओ। और साथ ही साथ अगर आपको फिजिक्स के अदर चैप्टर्स का भी ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बहुत जल्द और बहुत कम टाइम में इस पूरे चैप्टर को हम रिवाइज़ कर लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फार्मूले, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। देखो, तो पहला मैं बता रहेगा कि वर्क किस क्या होता है। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स applied to the body causes displacement in the direction of applied force। यानी कहने का मतलब कि वर्क डन होना तभी माना जाता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मानो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करने पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मोशन होगा तो ही हम बोलेंगे वर्क डन हो रहा है, वरना हम कहेंगे वर्क डन नहीं हो रहा है। तो वर्क डन में आपको हरदम ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर मोशन मिसिंग है, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है। देन वर्क डन का जो हमारा एग्जाम्पल है, पुशिंग अ टेबल, लिफ्टिंग अ लोड, ये सब वर्क डन के एग्जाम्पल होते हैं। वर्क डन का जो फार्मूला है W में F इंटू एस कॉस थीटा, F इंटू एस कॉस थीटा, या फिर कहीं कहीं आपको W में F इंटू एस देखने को मिलता है। F4 होगा यहाँ पे फोर्स एंड S4 होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को हम कहते हैं थीटा। तो वर्क डन का हमारा फार्मूला हो गया कि W में F इंटू एस कॉस थीटा, या फिर W में F इंटू एस। ये आपका फार्मूला है, दो फार्मूले हैं वर्क डन के। ठीक है, मेन फार्मूला आपका ये होता है। अब वर्क डन जो होता है वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे। किस पे, तो आप फार्मूले समझ सकते हो। वर्क डन डिपेंड करेगा आपका फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और एंगल पे, थीटा पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, फिर डिपेंड करता है द डिस्प्लेसमेंट इट प्रोड्यूस, कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, किसके बीच में, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है। तो वर्क डन हमारा डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स पे, आपको याद होना चाहिए। जो कुछ भी आप यहाँ पे दिया गया उसको आप चाहे तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, आपके क्विक रिवीजन के समय बहुत काम आने वाला है। तो वर्क डन हमारा डिपेंड करता है किस पे, तीन चीज़ों पे। मैंने आपको बताया फोर्स अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या है, तो जूल होता है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क होता है जूल। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग हमारा है 1 जूल इक्वल्स टू में 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻7 अर्ग। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये कह लो इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपको हो सकता है कि एमसीक्यू के फॉर्म में इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि 1 जूल इक्वल्स टू में 10⁻7 अर्ग। ठीक है, अब कभी कभी ये रिलेशन आपको डिराइव करने के लिए भी आ जाता है कि 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग होगा तो डिराइव करो। तो देखो सिंपली सा फार्मूला है कि 1 जूल, अगर 1 जूल को हम डिफाइंड करें तो 1 जूल का मतलब होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और उसके अंदर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो तो उस समय जो वर्क डन होगा उसको हम बोलते हैं 1 जूल। ठीक है, आपसे ये भी डिफाइन करने के लिए बोला जाए कि डिफाइन 1 जूल, तो आप सीधा क्या बताओगे कि when a force of 1 Newton is applied on a body and produce 1 meter displacement, then the work done is 1 joule। तो अब अगर हम इसको CGS में कन्वर्ट करना चाहें तो जो फोर्स का CGS यूनिट होता है डायन। क्या होता है, डायन। और 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होता है। ठीक है, इनटू में 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपका इस तरह आता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है, तो इनका रिलेशन आप चाहो तो ऐसे इसको डिराइव कर सकते हो। देन हम आगे बढ़ते हैं। वर्क डन हमारा आपको याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। देन जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वर्क डन कैन बी। अब वर्क डन कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो टाइप्स मान लो आपके कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो ये आपका होता है 3 टाइप का, निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी होगा। वर्क डन जो होता है 3 टाइप के होते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। और पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, ये आपको याद रखना है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हो, जिस साइड में आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, मानो आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा कुछ है, कुछ एक एंगल बना करके फोर्स के डायरेक्शन में अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आप बोलोगे उस केस में वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। और इस केस में जो आपका एंगल होता है इसको याद रखना है, थीटा आपका कैसा होगा, तो एक एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल होगा, क्या होगा, ये हमारा एक एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, देन निगेटिव वर्क डन कब होगा, जीरो वर्क डन कब होगा,
जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज़ ज़ीरो, अब इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी जीरो हो जाए तो भी आपका वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तभी भी आपका वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। और इसमें है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है वर्क डन जीरो होना, कि डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। क्या नहीं प्रोड्यूस हुआ, कि डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो वर्क डन जीरो होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि वर्क डन होना तभी माना जाएगा जब बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो, मोशन हो। तो अगर ये हुआ नहीं तो वर्क डन हमारा क्या होगा, जीरो होगा। अगर जो एंगल है, जो थीटा हमारा है, अगर जो बॉडी का मूवमेंट हो परपेंडिकुलर टू द फोर्स हो जाए, जैसे फोर्स आपने इधर लगाया और फोर्स ऐसा लग रहा है और बॉडी का मूवमेंट ऐसे है, तो इस केस में भी क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का बन गया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो cos 90 की वैल्यू आप सभी को पता होगा, cos 90 डिग्री होता है जीरो, इसीलिए हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है कि कूली वॉकिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल पाथ कैरिंग ए लोड ऑन इस हेड। मान लीजिए कूली आ रहा है, ये कूली है, अपने हेड पर लोड लिया है, तो कूली ऐसे चल रहा होता है, फोर्स हमारा नीचे की तरफ लग रहा होता है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। इसीलिए जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, उस केस में हम बोलते हैं वर्क डन हमारा जीरो है। अब निगेटिव वर्क डन क्या होगा, कि जब भी बॉडी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मानो फोर्स आपने इस साइड में लगाया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हुआ, इस केस में जो वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं निगेटिव वर्क डन। क्या बोलते हैं, निगेटिव वर्क डन। और यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा होता है एकदम 180 डिग्री का। ठीक है, तो तीन चीज़ें आपसे पूछा सकता है, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट तीनों याद रखने हैं कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा जब एंगल हमारा एक्यूट एंगल होगा, वर्क डन हमारा जीरो होगा जब एंगल हमारा 0 डिग्री होगा, और वर्क डन हमारा निगेटिव होगा जब हमारा एंगल 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो दिन आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है पावर। अभी हमने वर्क के बारे में देखा, अब हमारा आगे कॉन्सेप्ट पावर। देखो पावर का सिंपल सा फार्मूला है, पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर पावर इक्वल्स टू क्या होता है, तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। सिंपल सा फार्मूला है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाई टाइम टेकन। अब इसका जो एसआई यूनिट होता है पावर का, वाट है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम अगर आप देखोगे तो अर्ग पर सेंटीमीटर है। 1 वाट जो होता है आपका वो 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड के इक्वल होता है। 1 वाट किसके इक्वल होता है, 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। 1 हॉर्स पावर जो होगा 746 वाट के इक्वल होगा। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होगा, 746 वाट। अब इनके बीच का रिलेशन क्या है, तो रिलेशन ऑफ पावर विद फोर्स आपको याद रखना है कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन आपका होता है W/T, और वर्क डन का हमने अभी फार्मूला पढ़ा है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ये भी पढ़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किसका फार्मूला होता है, वेलोसिटी का। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव होता है कि पावर इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू में वेलोसिटी, पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू में वेलोसिटी। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपसे पूछा सकते हैं, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब पावर भी क्या है, तो पावर हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर यहाँ तक अभी आपको काफ़ी अच्छे से अगर रिवीजन हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर ऐसा ही क्विक रिवीजन का वीडियो आपको किसी अदर चैप्टर का चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताओ। फिजिक्स के उस चैप्टर का भी एक ऐसा ही क्विक रिवीजन का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, देन हमारा एनर्जी है। अब एनर्जी क्या है, तो एनर्जी आपको क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ाया जाता है कि एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी की SI यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। इसका CGS यूनिट क्या होता है, तो सेम वर्क के जैसा अर्ग होता है। एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, तो किलोवाट आवर होता है, इसको आपको याद रखना है, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा, तो 3.6 × 10⁻6 जूल। इसको आपको याद रखना है, हो सके तो आप इसका एक बार डेरिवेशन भी देख लेंगे, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर आपका इक्वल होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारी हैं, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। ये सभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। अब हमें जो एनर्जी में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो हमें पढ़ने हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और पोजीशन। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, सॉरी मोशन नहीं, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन
एनर्जी पॉजिट बाई बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लो आप एक ऑब्जेक्ट आपका हाइट पे रखा है और इसको अगर हम नीचे गिराएंगे तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो क्यों है, ड्यू टू इट्स हाइट, ड्यू टू इट्स पोजीशन। इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ के अंदर अगर उसके पोजीशन के वजह से अंदर उसके अंदर कोई एनर्जी है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका एग्जांपल है एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो आपने स्प्रिंग देखा होगा ना, उसको अगर आप स्ट्रेच करके रखते हो तो उसके अंदर भी जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे दो टाइप की होती हैं, एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा आपका होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम बोलते हैं चेंज इनटू कॉन्फ़िगरेशन ग्रेविटेशनल आर डिफॉर्मेशन स्टेट। यानी सिंपल सा कह रहे हो, एनर्जी पॉजिट बाय बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप, उसके शेप में चेंज होने की वजह से जो एनर्जी बॉडी पॉजेस करती है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देन आता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ से कितना ऊपर है कितना नीचे है, इसके वजह से जो बॉडी के अंदर एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हेलीकॉप्टर इन द स्काई, हाइट की वजह से। ठीक है, तो अगला हमारा है इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है। अब जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है कि P इक्वल्स टू में mgh, क्या होता है फार्मूला, P इक्वल्स टू m इंटू g इंटू h। m मतलब होगा मास, g मतलब आपका ग्रेविटी और h मतलब हाइट। इसको हम बोलते हैं किसका फार्मूला, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपका है। क्या फार्मूला है कि P इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, देन हमारा आता है अगला आता है हमारा कौन सा एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी। अब कैनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन की वजह से जो एनर्जी किसी बॉडी के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे मूविंग साइकिल, इसके अंदर भी एनर्जी है और क्या है, तो कैनेटिक एनर्जी है। अब कैनेटिक एनर्जी भी 3 टाइप्स की होती हैं। पहला हमारा आता है कौन सा, तो ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, जबकि बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो, मानो आपका ये बॉल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, इसके अंदर जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, देन हमारा अगला आता है रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोसेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी अराउंड एन एक्सिस, मान लो किसी एक पॉइंट के अराउंड कोई बॉडी घूम रहा है यानी रोटेट कर रहा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगा इसको हम बोलते हैं रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल स्पिनिंग टॉप। देन जो हमारा थर्ड टाइप का है वाइब्रेशनल कैनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी बाय मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है ऐसे टू एंड फ्रो, तो इसके अंदर जो एनर्जी होगा उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल कैनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल कैनेटिक एनर्जी। अब कैनेटिक एनर्जी का जो हमारा मेन फार्मूला है कि K इक्वल्स टू में हाफ mv², ये आपका मेन फार्मूला होता है। कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड कैनेटिक एनर्जी, जो क्या होता है P इक्वल्स टू में √2mk। P क्या है आपका, तो P आपका मोमेंटम है, P फॉर मोमेंटम। तो मोमेंटम और कैनेटिक एनर्जी के बीच का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है P इक्वल्स टू में √2mk। इसका डेरिवेशन कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ आता है आपका इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, कह लो वर्क एनर्जी थ्योरम, कि द एनर्जी इन कैनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। किसी बॉडी के अंदर कितना कैनेटिक एनर्जी होगा वो डिपेंड करता है कि कोई फोर्स बॉडी पे कितना काम किया, कितना इफेक्ट डाला है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम इसको कहते हैं। देन अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट में चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी क्या करता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, ये कभी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो किसी भी सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होगा हरदम वो कांस्टेंट होगा, यानी सम ऑफ कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हरदम क्या रहने वाला है, तो कांस्टेंट रहने वाला है। सम ऑफ कैनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब इसका प्रूफ आप याद कर लेंगे, इसका प्रूफ आपको एक बार देख के समझना होगा। ये मैंने डायग्राम बता रखा है कि हमें प्रूफ करना है कि मैकेनिकल एनर्जी सभी पॉइंट्स पे क्या होगी, तो कैनेटिक प्लस
पोटेंशियल के इक्वल होगी। तीनों पॉइंट्स पे आपको दिखाना पड़ेगा, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे एंड पॉइंट सी पे। इसका डेरिवेशन आप अपने बुक से देख लेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो हमें बताएंगे, वो भी आप सभी को बताया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर ऐसा एक क्विक रिवीजन वाला वीडियो आपको फिजिक्स के अदर सब्जेक्ट्स के चाहिए, अदर चैप्टर्स के चाहिए, तो आप हमें बताओ, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।